सो हेलो देयर ऑल माय आईसीएससी मेट्स, आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल एसएसपी क्लासेस में। मैं आपका दोस्त शुभम सिंह पुंडीर और हमारे तीनों के तीन जो साइंस के एग्जामिनेशन थे, फिजिक्स केमिस्ट्री बायो, वो बहुत ही अच्छी तरीके से पूरे हो चुके हैं। 9, 11, 13 कंटिन्यूस में पेपर थे और मैं फ्रॉम 6 मार्च आप सभी की हेल्प कर रहा हूँ और मुझे भी एक हफ्ता हो चुका है आप सभी की हेल्प किए हुए। टोटल मैंने एक हफ्ते के इस ड्यू कोर्स में आपको पूरा अच्छे से हमने साइंस पे अच्छे से फोकस किया। वी फोकस्ड ऑन ईच एंड एस्पेक्ट ऑफ ऑल दिस सब्जेक्ट और हमें पेपर की हार्डनेस में एक डाउनिंग ग्राफ मिला। इनकी फिजिक्स का थोड़ा मॉडरेट से अबव था, केमिस्ट्री का मॉडरेट तक था और बायोलॉजी का आज इजी टू मॉडरेट रहा है। तो बहुत ही अच्छा पेपर है। होप सो आप सभी के भी सारे के सारे पेपर अच्छे रहेंगे, खास करके बायोलॉजी का जो आज पेपर था आप सभी का बहुत ही ज़्यादा अच्छा रहा होगा। यही मैं उम्मीद करता हूँ और मैं आपको बधाई देना चाहता हूँ। आई कॉन्ग्रेचुलेट यू ऑल फॉर बीइंग अ पार्ट ऑफ दिस ग्रेट जर्नी। यू ऑल आर माई फैमिली, you all are my mates, you all are my champs and you all are my everything। तो अब शुरू करते हैं हमारे सोशल साइंस की बात। अगर आप सीबीएसई में होते तो आपका सोशल साइंस का एक एग्जाम होता, लेकिन वी आर आईसीएससी मेट्स, हम आईसीएससी के हैं, तो हमें दो एग्जाम होते हैं हमारे सोशल साइंस के अंदर। एक होता है आपका हिस्ट्री सिविक्स का, एक होता है ज्योग्राफी का। हिस्ट्री सिविक्स का पेपर आपका 16 मार्च को है और जस्ट उसी के 2 दिन बाद आपका 18 मार्च को आपका ज्योग्राफी का एग्ज़ाम है। तो सबसे पहले आपके लिए मैं ये पेश करता हूँ, मैंने आपके लिए बहुत आज सारी प्रिपरेशंस की है इसमें कि एकदम प्रोफेशनल फील आए। और सबसे पहले प्रिपरेशन मैंने आपके लिए ये की है कि हम इन 3 दिन के ड्यू कोर्स में क्या क्या करेंगे, व्हाट विल बी डूइंग इन दीज 3 days, 13 दैट इज टुडे, 14 टुमारो एंड 15 डे आफ्टर टुमारो, कि आपकी हिस्ट्री एकदम 100% एक्सेलेंट हो जाए, एकदम 100% आपको रिजल्ट्स मिले अपने हिस्ट्री में। तो सबसे पहली वीडियो हमारे होने जा रही है, ये वाली वीडियो है वो है कंप्लीट रोड मैप। हम सबसे पहले आईसीएससी हिस्ट्री सिविक्स पेपर का जो कंप्लीट रोड मैप है, इंक्लूडिंग वंस अगेन सिलेबस को हम एक्सप्लेनेशन में आपके लिए करूंगा, जो आपका पूरा सिलेबस है, क्योंकि आपकी अगर जो मेजॉरिटी ऑफ द स्कूल में जो बुक फॉलो होती है वो है आईसीएससी की मॉर्निंग स्टार की टोटल हिस्ट्री एंड सिविक्स, जिसमें एक्स्ट्रा दिया गया है बहुत सारी चीजें। मेनी ऑफ द थिंग इज एक्स्ट्रा इन योर बुक विच इज अपार्ट फ्रॉम योर सिलेबस, विच इज मतलब जो आपके सिलेबस से बाहर की चीजें है वो आपकी बुक में दी गई है। अब बहुत से बच्चों को तो पता होता है इस बारे में, मेनी ऑफ देम नो कि जो सिलेबस में है वही पढ़ना है, लेकिन बहुत से पूरी बुक भी पढ़ लेते हैं या फिर किसी ने अभी नहीं पढ़ा है, उनके अरे अभी तो पूरी बुक पढ़नी है तो बहुत ज़्यादा सिलेबस है, लेकिन ऐसा नहीं है। तो इसलिए मैं आपके लिए सबसे पहले हिस्ट्री के लिए सिलेबस एक्सप्लेनेशन की एक पार्ट होगा इसी वीडियो में। इसी के साथ साथ ये जो कंप्लीट रोड मैप है ये सभी के लिए एप्लीकेबल है, चाहे आप एक टॉपर हो, यू हैव स्कोर 100 इन योर प्री बोर्ड्स एनीवेयर, चाहे आपने इतना अच्छा स्कोर ना भी किया हो, आपने अभी तक पढ़ना भी शुरू नहीं किया, आपने अभी तक हिस्ट्री खोली भी नहीं है, यू हैवंट इवन स्टडीड अ बिट आल्सो, यू हैव स्टडीड 20%, 30%, 40, 50, 60, 70 एंड सो ऑन, आप सभी के लिए ये वीडियो काम की होने वाली है, क्योंकि ये रोड मैप है। इसमें मैं आपको बताऊंगा कि क्या आपको पढ़ना है हर चैप्टर में, क्या इंपॉर्टेंट हो सकता है और क्या पैटर्न है और क्या स्ट्रेटजी है, बस सिंपल है। इसके बाद हम दूसरी वीडियो में आएंगे जो मोस्ट डिमांडेड है और मेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट और मेरी मोस्ट फेवरेट वीडियो भी होने वाली है, जो है आईसीएससी हिस्ट्री सिविक्स पेपर लीक स्ट्रेटजी। सो डोंट थिंक इट्स अ पेपर लीक, इट्स नथिंग, दीज आर ऑल रूमर्स, बट आई एम टेलिंग यू वो जो स्ट्रेटजी है दैट इज इक्विवेलेंट टू पेपर लीक। दैट इज इक्विवेलेंट कि आपके मतलब बुक में ही आपका पेपर है, पेपर बुक से ही आता है, दैट वी ऑल नो, लेकिन काइंड ऑफ आपका जो आप टॉपिक्स पढ़ोगे तो आपको जो मतलब आप जो पेपर देने जाओगे, व्हेन यू विल गो टू गिव एग्जामिनेशन, यू विल सी दैट कि हाँ भाई हमने पढ़ लिया है, हमने सब पढ़ा है, हमारे मार्क्स आएंगे क्योंकि हमने देखा है, हमने ये वीडियो देखी है। इसलिए आपको कुछ कॉन्फिडेंस गेन होगा, आपको कुछ एक्सपीरियंस गेन होगा इस एग्जाम का जो आपका हिस्ट्री का है। इसके बाद मैं इस लीड स्ट्रेटजी, ये जो लीक स्ट्रेटजी है, इसमें कोई पेपर लीक नहीं है, पेपर की जो स्ट्रेटजी है वो मैं आपके सामने लीक कर रहा हूँ बस। तो ये फिर उसके बाद अब ऑब्वियसली बात है बच्चों ने, मैंने ये फिजिक्स के साथ किया था, ये मैं हिस्ट्री के साथ दोबारा करने वाला हूँ। केमिस्ट्री और बायो में मैं ये नहीं कर पाया था क्योंकि देयर वाज नो कॉम्बिनेशन ऑफ चैप्टर्स, नो एनी प्रिडिक्शन, नो एनी, कोई भी चैप्टर्स आपस में क्लब नहीं हो रहे थे, मिक्स नहीं हो रहे थे, तो उसमें प्रिडिक्टेबल नहीं हो पा रहा था। लेकिन ये जो एग्जाम है
हिस्ट्री का और जो आगे ज्योग्राफी का है, उन दोनों में मैं आपके लिए ये जो लीक्ड स्ट्रेटजी है वो बिल्कुल ला रहा हूँ। फिर मैं आपके लिए प्रूव लाऊंगा। फिर फोर्थ वाली वीडियो तो मोस्ट इंपॉर्टेंट है। इनफैक्ट जिन्होंने अभी तक, जैसे मैं आपके लिए ये जो कुछ नहीं पढ़ा वीडियो बनाया था, यही उसका एक मेन पार्ट है कि अगर आपने कुछ नहीं पढ़ा, इफ़ यू हैवंट स्टडीड एनीथिंग, मैं इंग्लिश वालों के लिए लिख देता हूँ, हैव नॉट स्टडीड एनीथिंग, ये बस इसका इंग्लिश ट्रांसलेशन है इस चीज़ का। सो इफ़ यू हैवेंट स्टडीड एनीथिंग, या सिलेबस बीच में अटका है 50% 60%, नॉट कॉन्फिडेंट, तो आप इन 10 चैप्टर को पढ़ लीजिए। सिर्फ आपके पास बुक में 20 चैप्टर्स हैं, आप इन 10 चैप्टर को पढ़ लीजिए, गारंटी यू कैन स्कोर 80+ आप इजीली स्कोर कर लोगे 100 में से। फिर एक 20/20 सिविक्स की वीडियो है जिसमें आप सेक्शन, ये दोनों वीडियोस आपके लिए सेक्शन बी की लगेगी। यू कैन स्कोर 20 on सिविक्स, 30 on 30 हिस्ट्री, एंड द लास्ट थिंग इज कुछ नहीं पढ़ा वीडियो, कुछ नहीं पढ़ा तो मैं आपके लिए बनाऊंगा ही। एंड एट द लास्ट ऑन 15th evening I'll bring for you this final checklist, and 9th part is also similar and most important, ये है आपके पास ऑल कंटेंट। ऑल कंटेंट का मतलब है कि अगर आपको कोई भी कंटेंट की हेल्प चाहिए होगी, कोई चैप्टर एक्सप्लेन करना है, सिविक्स का, हिस्ट्री का, कंटेम्प्रेरी वर्ल्ड का, गांधीयन एरा का, या कोई भी चैप्टर हो, यूएन का, वर्ल्ड वॉर का, आप मुझे बता दो, आई विल एक्सप्लेन इट फॉर यू, बिकॉज वी हैव अ 2.5 days कोर्स टाइम फॉर दिस। तो ये सब था, आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, बहुत अच्छे से काम आएगा। अब आ जाते हैं, यहाँ मैंने आपके लिए देखो बहुत चीज़ें रखी हुई है, अलग अलग जगह पे काम आएगी वो। सबसे पहले हम आ जाते हैं पेपर के पैटर्न पे। तो अब मेरे पास यहाँ पे हिस्ट्री सिविक्स पेपर का ओवरऑल पेपर पैटर्न है आपके पास। मैक्सिमम मार्क्स 80 है, टाइम 2 hours है। हिस्ट्री सिविक्स का पेपर आपका 2 पार्ट्स में डिवाइड होता है, और पेपर आपके सेक्शन वाइज होते हैं, लेकिन ये पार्ट वाइज होता है। पहला पार्ट आपका 30 का है, दूसरा पार्ट आपका 50 मार्क्स का है। इसी के साथ साथ दूसरा पार्ट आपका फर्दर 2 सेक्शंस में डिवाइड होता है, सेक्शन ए 20 मार्क्स और सेक्शन बी 30 मार्क्स। पार्ट ए में आ जाइए, पार्ट ए में पहला क्वेश्चन आपका एमसीक्यू होता है, विच आर 16 एमसीक्यू ऑफ 16 मार्क्स, टोटल 16 मार्क्स का है। दूसरा आपका होता है 7 क्वेश्चन होते हैं, 2 मार्क्स के ईच होते हैं, शॉर्ट क्वेश्चन है ये, और 14 मार्क्स के, 16 + 14 13 मार्क्स, 30 मार्क्स का आपका पार्ट 1 होता है। पार्ट 2 में आप आइए, आपके पास सेक्शन ए वो आपका सिविक्स पोर्शन होता है, और सेक्शन बी आपका हिस्ट्री पोर्शन होता है। इसमें आपका क्या है, सिविक्स में मान लीजिए आपके पास 3 क्वेश्चन आते हैं, एक है क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 4 और क्वेश्चन नंबर 5। हर क्वेश्चन के 3 सब पार्ट होते हैं, फर्स्ट पार्ट, सेकंड पार्ट एंड थर्ड पार्ट। फर्स्ट पार्ट 3 मार्क्स का, सेकंड पार्ट 3 मार्क्स का, थर्ड पार्ट 4 मार्क्स का। तो यहाँ पे हर सब में वो 3 फर्दर क्वेश्चन होंगे, और सेम हिस्ट्री में भी है, क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 7, क्वेश्चन नंबर 8, क्वेश्चन नंबर 9 और क्वेश्चन नंबर 10। यहाँ आपको 5 क्वेश्चन होते हैं। तो क्या है, सिविक्स में आपको क्या करना होता है कि आउट ऑफ 3 यू हैव टू अटेम्प्ट 2 क्वेश्चंस, मतलब 3 में से आपको 2 करने होते हैं अटेम्प्ट, और हिस्ट्री में आपको 5 में से 2 करने होते हैं अटेम्प्ट। So these are 2 into 10 is equals to 20, and it is 3 करने होते तो 3 into 10 is equals to 30, 20 30 50 50 30 80, ऐसा आपका 80 मार्क्स आपको इसमें मिल जाएंगे हिस्ट्री सिविक्स के पेपर में। अब आ जाते हैं हम अपने सिलेबस एक बार एक्सप्लेनेशन के पास, कि आपको क्या क्या पढ़ना है। शुरुआत में आपके लिए हिस्ट्री से कर लेता हूँ, उससे पहले ये आपके पास सारे चैप्टर्स का एक लिस्ट है, बस आप इस लिस्ट को भी थोड़ा देख लीजिए। यस, ये आपके पास है योर ICSE हिस्ट्री सिविक्स एग्जामिनेशन ऑन विच इज़ ऑन 16th मार्च को है जो पेपर आपका 11 to 1 PM, और इसी के साथ साथ 2 पोर्शन में हिस्ट्री में है। हिस्ट्री में आपके 3 पार्ट्स में सिलेबस है पूरा। पहला अर्ली नेशनल मूवमेंट है, 1857 की वॉर है, राइज ऑफ नेशनलिज्म है, फर्स्ट फेज ऑफ इंडियन नेशनल मूवमेंट है, इसमें आपके बारे में अर्ली नेशनलिस्ट्स है उनके बारे में है। फिर सेकंड फेज ऑफ इंडियन नेशनल मूवमेंट, इसमें आपके पास असर्टिव नेशनलिस्ट्स के बारे में, द पीपल हु आर असर्टिव्स, और फिर मुस्लिम लीग के बारे में है जो कांग्रेस से अलग हुआ था। इसके बाद गांधी एरा में गांधी जी के में सबसे पहले महात्मा गांधी यानी नेशनल मूवमेंट है, एक है इसमें NCM नॉन कॉपरेशन मूवमेंट, एक है CDM सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट। फिर एक और गांधी जी का लास्ट मूवमेंट था QIM क्विट इंडिया मूवमेंट था। उसके बाद आपको एक फॉरवर्ड ब्लॉक बना था और एक INA
इंडियन नेशनल आर्मी के बारे में, सुभाष चंद्र बोस के बारे में पढ़ना है। एंड देन यू हैव टू स्टडी अबाउट इंडिपेंडेंस एंड पार्टीशन ऑफ इंडिया, मेनली दी कैबिनेट मिशन प्लान और जो माउंटबेटन प्लान है उसके बारे में। ये आपका इंडियन हिस्ट्री के बारे में है। फिर इसके बाद नाउ यू हैव वर्ल्ड वॉर्स। वर्ल्ड वॉर में क्या है, पहले वर्ल्ड वॉर 1 है, सिंपली जो वर्ल्ड वॉर 1 हुई थी, साराजीवो क्राइसिस के बारे में है जनरली। फिर राइज ऑफ डिक्टेटरशिप है, इसमें आपके पास हिटलर एंड मसोलिनी के बारे में है, मुसोलिनी के बारे में है। फिर वर्ल्ड वॉर 2 है, टोटली आपका जो 1945 तक हुआ था वर्ल्ड वॉर 2। फिर ये तीनों चैप्टर आपस में एक जैसे, ये यूएन मतलब वर्ल्ड वॉर से रिलेटेड चैप्टर्स है। फिर एक यूएन नाम से चैप्टर है, यूनाइटेड नेशंस, और मेजर एजेंसीज है यूनाइटेड नेशंस की, ये यूएन के चैप्टर्स है। और एक चैप्टर नैम पे है, नॉन अलाइन मूवमेंट। वैसे इसी के साथ साथ सिविक्स में भी है एक चैप्टर। सिविक्स क्या होते हैं, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के 3 पिलर्स है, लेजिस्लेटिव है, एग्जीक्यूटिव है और जुडिशरी है। लेजिस्लेटिव में है जो लॉस को, लेजिस्लेटिव काम है टू मेक लॉस, जो लॉ को बनाते हैं, मेकिंग लॉस। एग्जीक्यूटिव का टाइम है टू इम्प्लीमेंटिंग, मतलब वो लॉस को इम्प्लीमेंट कराते हैं पूरे देश में, उनका वही काम होता है। और जुडिशरी का काम है टू चेक द लॉस, मीन्स टू हैव एन आई ऑन दिस लॉज कि ये क्या अच्छे से काम कर रहे हैं कि नहीं। अब देख लीजिए, सबसे पहले लेजिस्लेटिव के अंदर आपके पास यूनियन पार्लियामेंट है, लोकसभा एंड राज्यसभा है, प्रेसिडेंट एंड वाइस प्रेसिडेंट आपके पास टोटली है, और एक प्राइम मिनिस्टर, उसके काउंसिल मिनिस्टर यानी कि कैबिनेट मिनिस्टर्स के बारे में जनरली। फिर एक सुप्रीम कोर्ट के बारे में, जुडिशरी और हाई कोर्ट्स के बारे में, और सबऑर्डिनेट कोर्ट के बारे में, जो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट होती है उसके बारे में, सेशंस कोर्ट के बारे में है, और सेशंस कोर्ट लिख देता हूँ मैं। साथ ही साथ न्यू चीज़ जो बनी है वो है लोक अदालत के बारे में भी है। तो ऐसी ऐसी चीज़ें हैं आपके पूरे सिलेबस में, ये फुल चैप्टर ओवरव्यू मैंने आपके लिए बना दिया है। अब आ जाते हैं सिलेबस एक्सप्लेनेशन पे एक बार फिर से। हिस्ट्री से स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आपने क्या पढ़ना है, आपके पास है फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस में क्या पढ़ना है, ओनली द कॉज है, सिर्फ कॉज। फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस में आपने सिर्फ और सिर्फ कॉज पढ़ना है, सिर्फ कॉजेस पढ़ने हैं, जितने भी आपके पॉलिटिकल, सोशल, रिलीजियस, इकोनॉमिक, मिलिट्री, सबके अंदर 8-8, 9-9 कॉज है, आपको ये सब पढ़ना है। फिर मैं ट्रिक आपको बताऊंगा, ये तो बस रोड मैप है कि आपको क्या पढ़ना है। ट्रिक्स अगले वीडियो में मैं बनाने वाला हूँ कि आपको कितना पढ़ना है, किस चैप्टर से क्या छोड़ना है, क्या करना है। लेकिन ये तो सिलेबस में बताना चाहता हूँ। और आपको कॉन्सिक्वेंसेस पढ़ने हैं, सिर्फ क्या पढ़ने हैं, सिर्फ आपको कॉजेस पढ़ने हैं, और आपको सिर्फ कॉन्सिक्वेंसेस पढ़ने हैं कि इस वॉर से क्या हुआ था। बाकी तो वो है कि द इवेंट हाउ नीड टू बी मेंशन्ड, पर उनसे कोई क्वेश्चन नहीं आएगा इवेंट से। फिर आपके पास है, और इससे में एक तो इमीडिएट कॉस्ट आपको हर जगह पढ़ना है, एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, हर जगह आपको इमीडिएट कॉस्ट इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि उसके आने के चांसेस बहुत ज़्यादा है कि किसी भी चीज़ के होने का जो इमीडिएट कारण क्या है, मतलब जिस कारण से वो चीज़ ट्रिगर हुई, जिस कारण से उस चीज़ का ज़्यादा तरीके से वो फैली है, फिर वो चीज़ हुई। तो इसके बाद क्या है, फैक्ट, ये दूसरा चैप्टर से, ये पहला चैप्टर हो गया, ये दूसरा चैप्टर आपके पास, फैक्टर्स लीडिंग टू द ग्रोथ ऑफ नेशनल, मतलब जो ये नेशनलिज्म हुआ था उसके जितने भी फैक्टर्स है, सारे फैक्टर पढ़ने हैं। कौन कौन से फैक्टर पढ़ने हैं आपके पास, इकोनॉमिक एक्सप्लॉयटेशन पहला फैक्टर है, रिप्रेसिव कॉलोनियल पॉलिसीज है, सोशल रिलीजियस रिफॉर्म मूवमेंट्स है, इतना आपको पढ़ना है, इतना इतना पढ़ना है। एंड रोल ऑफ प्रेस, ये सारे फैक्टर्स को आपको पढ़ना है। पहला क्या है कि कैसे हमारा देश इकोनॉमिक एक्सप्लॉइट हुआ, कैसा देश का सारा पैसा बाहर गया। दूसरा जो कॉलोनियल पॉलिसीज, जो नई नई पॉलिसीज आई थी, वर्नैकुलर प्रेस एक्ट, आर्म्स एक्ट, इल्बर्ट लॉ, जो भी इल्बर्ट बिल जो भी आया था, ये हम अच्छे से आपको पढ़ना है। फिर जितने भी सोशल रिलीजियस मूवमेंट थे, राजा राम मोहन रॉय के और ज्योतिबा फुले के, जो भी उनके कॉन्ट्रीब्यूशन है वो आपको पढ़ने हैं। साथ साथ आपने रोल ऑफ प्रेस, यानी कि प्रेस का उस समय क्या रोल था, वो आपको पढ़ना है इसमें। तो रोल ऑफ प्रेस में तो बहुत क्वेश्चन आते हैं। और इसका अगला पार्ट इसी चैप्टर में है, फाउंडेशन ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस, कैसे आपका इंडियन नेशनल कांग्रेस कैसे बना था, इसमें आपको क्या पढ़ना है, कि कैसे कैसे पहले, सबसे पहले इंडियन नेशनल एसोसिएशन बना था, फिर वो क्या है थोड़ा बहुत पढ़ना है, उससे सुरेंद्र नाथ बनर्जी ने बनाया था। फिर ईस्ट इंडिया एसोसिएशन पढ़ना है, जो दादा भाई नौरोजी ने बनाया था, ये दोनों आपको पढ़ना है। फिर इमीडिएट ऑब्जेक्टिव ऑफ द इंडियन नेशनल कांग्रेस, द फर्स्ट 2 सेशंस एंड देयर प्रेसिडेंट शुड बी मेंशन, मतलब आपको ऑब्जेक्टिव्स जानने हैं, आपको बताने हैं कि क्या ऑब्जेक्टिव्स थे, क्या वो चाहते थे, ऑब्जेक्टिव्स पढ़ने हैं इसमें। और आपको पढ़ने हैं जो पहले के पहला सेशन और दूसरा सेशन हुआ है, उनकी लोकेशन पढ़नी है, वो कहा हुआ था, उनकी लोकेशन, और उनके जो प्रेसिडेंट थे, कि जो जिन्होंने उनको प्रिसाइड किया था, प्रेसिडेंट्स थे, उनके बारे में पढ़ना है। और एओ ह्यूम के बारे में आप पढ़ लेना, जिन्होंने इंटरनेशनल कांग्रेस की स्थापना की थी। फिर आता है फर्स्ट फेज, ये हमारा थर्ड चैप्टर यहाँ से आ गया है, इसमें आपको पढ़ना है
फर्स्ट फेज ऑफ इंडियन नेशनल मूवमेंट पढ़ना है 1885 से 1907 तक, जो पहला फेज चला था। इसमें क्या है, उनके ऑब्जेक्टिव्स पढ़ने हैं, मेथड्स ऑफ स्ट्रगल पढ़ने हैं। बस दो चीज पढ़नी है आपको, पढ़ना है इस चैप्टर में सिर्फ और सिर्फ ऑब्जेक्टिव्स पढ़ने हैं कि क्या वो चाहते थे, और दूसरा है मेथड्स ऑफ स्ट्रगल कि उन्होंने किस हिसाब से स्ट्रगल किया, अपनी बातों को ब्रिटिश के सामने पेश किया। और क्या है, एनी टू कंट्रीब्यूशन ऑफ दादा भाई नावरोजी, सुंदरनाथ बनर्जी एंड गोपाल कृष्ण गोखले, जो तीन आपके पास अर्ली नेशनलिस्ट थे, उनके आपको कंट्रीब्यूशन, ओनली कंट्रीब्यूशन, मैं आपके लिख देता हूँ, ओनली आपको उनके कॉन्ट्रीब्यूशंस पढ़ने हैं कि उन्होंने क्या काम किया था, सिर्फ कंट्रीब्यूशन, और कुछ नहीं पढ़ना उनके बारे में कि उनका ये क्या हुआ था, वो कहाँ गए, क्यों गए, कैसे गए, ऐसा कुछ नहीं पढ़ना है। सिर्फ उनके कंट्रीब्यूशंस पढ़ने हैं, ओनली द कंट्रीब्यूशंस ऑफ दादा भाई नावरोजी, सुंदरनाथ बनर्जी एंड गोपाल कृष्ण गोखले। फिर हमारा जो फोर्थ चैप्टर आता है, इट्स ऑल अबाउट, ये जो आपका टोटल आपके पास जो टोटल हिस्ट्री सिविक्स है मॉर्निंग स्टार की, उस पर बेस्ड है ये पूरा, क्योंकि जनरल हर स्कूलों में जनरली वही हमारे पास चलती है। वेट अ मोमेंट। यस, तो आइए अब यहाँ पे फर्स्ट फेज ऑफ अब ये हो गया। फिर आपके पास हमने फर्स्ट फेज का चौथा पढ़ लिया चैप्टर, और सेकेंड ये आपके पास तीसरा चैप्टर है, और ये आपके पास चौथा चैप्टर है। मैं आपको ये बता दिया है, थोड़ा ऊपर हो गया पर आई एम सॉरी फॉर इट। और आप यहाँ देखिए सेकेंड फेज ऑफ इंडियन नेशनल मूवमेंट, इसमें आपको जो असर्टिव्स आए थे, असर्टिव्स यानी कि जो न्यू टाइप ऑफ नेशनलिस्ट आए थे, जो कि स्वराज, स्वदेशी और बाइकॉट में उनका ज़्यादा फोकस था, उन्हें आपको पढ़ना है। क्या पढ़ना है, देखिए सबसे पहले आपको क्या पढ़ना है इसमें, ब्रीफ मेंशन ऑफ द कॉजेज ऑफ पार्टीशन ऑफ बंगाल एंड इट्स पर्सपेक्टिव बाय नेशनलिस्ट। मतलब आपको क्या पढ़ना है, आपको पार्टीशन ऑफ बंगाल के बारे में जानना है कि बंगाल पार्टीशन, बंगाल का मतलब पार्टीशन क्यों हुआ था, उसकी क्या पढ़ना है। थोड़ा आपको मतलब टॉपिक के बारे में थोड़ा पढ़ना है कि वो क्या है और कैसा है, थोड़ा इतना पढ़ना है, क्या और कैसा आपको पढ़ना है टॉपिक के बारे में कि व्हाट एंड हाउ, और इसमें आपको इस टॉपिक के बारे में कॉलेज पढ़ना है। मतलब आपको एक ब्रीफ नॉलेज होनी चाहिए हर टॉपिक के बारे में। जैसे आपसे कोई पार्टीशन बंगाल पूछ रहा है, तो ऐसा नहीं कि आपको पार्टीशन ऑफ बंगाल पता ही नहीं है क्या है, किसने दिया था, और आपने सीधा कॉज पढ़ लिया है। आपको पढ़ना है, आपको थोड़ा बहुत उसके बारे में जानना है, फिर आपको कॉज पढ़ने हैं, और उनका पर्सपेक्टिव, जो नेशनलिस्ट थे उस समय के, उनका व्यू क्या था इससे पार्टीशन ऑफ बंगाल पे, वो पढ़ना है। एंड ब्रीफ मेंशन ऑफ सूरत स्प्लिट, सूरत स्प्लिट ऑफ 1907, तो सूरत स्प्लिट हुई थी 1907 में, जिसमें अर्ली नेशनलिस्ट अलग हुए थे और ये असर्टिव्स अलग हो गए थे। इसके बारे में थोड़ा आपको पढ़ना है। एंड ऑब्जेक्टिव्स एंड मेथड्स ऑफ स्ट्रगल ऑफ दी रेडिकल्स, रेडिकल्स एक टर्म है हमारे पास असर्टिव्स के लिए ही, ये जो न्यू फेस, मतलब जो न्यू टाइप ऑफ हमारे पास नेशनलिस्ट पीपल आए थे, उनके लिए ये टर्म है रेडिकल्स या फिर असर्टिव्स यूज होता है। उनके आपको क्या पढ़ने हैं, वही पढ़ने हैं, सेम चीज़ है दोनों के बारे में जो हमने ऊपर पढ़ा था अर्ली वालों के बारे में भी, कि ऑब्जेक्टिव्स पढ़ने हैं एंड यू हैव टू स्टडी अबाउट दी मेथड्स ऑफ स्ट्रगल, कि उन्होंने कैसे संघर्ष किया, कैसे हाउ दे स्ट्रगल्ड। एंड लास्ट वही है कि एनी टू कंट्रीब्यूशंस ऑफ बाल गंगाधर तिलक, बिपिन चंद्र पाल एंड लाला लाजपत राय। आपको ये जो ट्रायो है, लाल बाल पाल, लाल गंगाधर सॉरी लाला लाजपत राय, बाल गंगाधर तिलक एंड बिपिन चंद्र पाल, इन सभी के बारे में आपको पढ़ना है। इनके सिर्फ क्या पढ़ने हैं आपको, कॉन्ट्रीब्यूशंस पढ़ने हैं और कुछ नहीं पढ़ना है इसमें आपको। ये आपका हो गया। फिर आपके पास जो मॉर्निंग स्टार की जो बुक है आपके पास में, जो 5th चैप्टर है वो मुस्लिम लीग के बारे में है। मुस्लिम लीग में आपको क्या पढ़ना है, थोड़ी बहुत मुस्लिम लीग का नॉलेज, फैक्टर्स लीडिंग टू द फॉर्मेशन ऑफ मुस्लिम लीग एंड इट्स ऑब्जेक्टिव्स। तो आपको पढ़ना है फैक्टर्स कि किस कारण आपका मुस्लिम लीग हुआ था, मतलब किस कारण आपकी मुस्लिम लीग का फॉर्मेशन हुआ था, उसके फैक्टर्स पढ़ने हैं, और मुस्लिम लीग के ऑब्जेक्टिव्स पढ़ने कि क्या वो चाहते थे। वो 3-4 ऑब्जेक्टिव्स हो बस, वो आप पढ़ लीजिए। उसी के साथ साथ ब्रीफ मेंशन ऑफ द सिग्निफिकेंस ऑफ लखनऊ पैक्ट, और जो लखनऊ पैक्ट साइन हुआ था 1916 में, ये इसलिए साइन हुआ, जैसे आपको पता है आपने इसी चैप्टर में सूरत स्प्लिट पढ़ा था 1907 का, कि हमारे अर्ली और असर्टिव्स और अर्ली नेशनलिस्ट अलग हो गए थे। वैसे ये जो 1916 का लखनऊ पैक्ट है, उसमें देवर अगेन रीयूनाइटेड। तो आपको उसकी बस सिग्निफिकेंस पढ़नी है, उसकी बस इंपॉर्टेंस पढ़नी है कि हाउ दिस लखनऊ पैक्ट वॉज इंपॉर्टेंट। ये हमारा पहला 5 चैप्टर्स क्लियर हो गए। अब इधर आ जाइए आप, सबसे मेन चीज
इधर पे देखिए, सबसे मेन चीज अब है गांधी जी का चैप्टर, जिसमें आपको दो मूवमेंट्स के बारे में इसी चैप्टर में पढ़ना है। एनसीएम नॉन कॉपरेशन मूवमेंट एंड सीडीएम सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट के बारे में आपको पढ़ना है। सबसे पहले मास फेस है। मास फेस का मतलब है गांधी जी ने क्या किया था, गांधी जी ने अपने साथ मासेस को लाया था। मासेस मतलब आम जनमानस, मतलब गांधी जी अपने साथ पीपल को, देश के जो कॉमन पीपल है उनको अपने साथ लाए थे, इसलिए इसे मास फेस बोलते हैं। कि इस फेस में क्या हुआ था कि all the people means majority people of the country was included in this phase of national movement। इससे पहले majority people नहीं होते थे एक साथ इंडल्ज। अब महात्मा गांधी में क्या पढ़ना है आपको, महात्मा गांधी में आपको सबसे पहले नॉन कॉपरेशन मूवमेंट के अंदर आपको पढ़ना है कॉजेस, कि क्या कारण थे, व्हाट वर द कॉजेस ऑफ द स्टार्टिंग ऑफ नॉन कॉपरेशन मूवमेंट। पहला था आपके पास खिलाफत मूवमेंट पे पढ़ना है, रॉलेट एक्ट पे पढ़ना है, और जलियांवाला बाग ट्रेजेडी। जलियांवाला बाग आपको पढ़ना ही पढ़ना है। इसमें फिर आपको इसके कॉजेस पढ़ लिया आपने नॉन कॉपरेशन मूवमेंट के, इसके साथ आपको क्या पढ़ना है, प्रोग्राम कि क्या हुआ था, मतलब क्या क्या हो रहा था नॉन कॉपरेशन मूवमेंट में, थोड़ा उसके बारे में आपको जानकारी पढ़नी है। और सस्पेंशन कि वो सस्पेंड क्यों हुआ, मतलब उसे रोकना क्यों पड़ा, क्योंकि चौरी चौरा इंसिडेंट हुआ था। चौरी चौरा हुआ था जो इंसिडेंट, उसके बारे में आपको पढ़ना है। इसके अंदर जो चौरी चौरा कांड हुआ था, चौरी चौरा इंसिडेंट हुआ था, उसके बारे में पढ़ना है। और उसका इम्पैक्ट पढ़ना है कि उससे क्या इम्पैक्ट मिला, क्या रिजल्ट मिला, क्या फायदा मिला, इतना पढ़ना है। अब अगली चीज आती है आपके पास सिविल डिसोबीडियंस में। सिविल डिसोबीडियंस में क्या पढ़ना है, सिविल डिसोबीडियंस में सबसे पहले वही है कॉजेस, ये क्या कारण था। वही है कि साइमन कमीशन आया था भारत में, डिक्लेरेशन ऑफ पूर्ण स्वराज एट लाहौर सेशन, ये दो कॉजेस हैं, इन्हें आपको पढ़ना है। आपको इसमें डांडी मार्च पढ़ना है, प्रोग्राम कि उसमें क्या हुआ था सेम, और इम्पैक्ट पढ़ना है ऑफ द मूवमेंट, दोनों में सेम है यहाँ पे। इसके बाद क्या पढ़ना है, गांधी इरविन पैक्ट के बारे में पढ़ना है कि गांधी और इरविन, गांधी जी जब ब्रिटेन गए थे अपने राउंड टेबल कॉन्फ्रेंसेस में, तो एक गांधी जी ने इरविन के साथ एक पैक्ट साइन किया था, वो आपको पढ़ना है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। और साथ ही साथ सेकेंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस भी पढ़नी है, सेकेंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस जब हुई थी। और ये आपके पास इतने तक ही है यहाँ पे। और यस हाँ, इतना है आपके पास यहाँ पे। और क्विट इंडिया मूवमेंट, हाँ वो एक चैप्टर है, इतना आपके पास एक चैप्टर है इतने में। फिर इसके बाद हमारे पास आता है क्विट इंडिया मूवमेंट। क्विट इंडिया मूवमेंट आपको पढ़ना है यहाँ पे। क्विट इंडिया मूवमेंट में भारत छोड़ो आंदोलन जो कि 1942 का, इसमें आपको क्या पढ़ना है कि कॉजेस, मतलब क्या कॉज था, क्या कारण था कि भारत को ये मूवमेंट स्टार्ट करना पड़ा। दो कारण है, पहला है फेलियर्स ऑफ क्रिप्स मिशन। एक क्रिप्स मिशन आया था भारत में फॉर फर्दर चेंजेस इन गवर्नमेंट, ऐसे आया था, तो उससे आपको वो फेल हुआ था वो मिशन, इसलिए उससे रिलेटेड। और दूसरा है जापानीज थ्रेट, क्योंकि जापान अब बहुत ही स्ट्रांग हो रहा था इसी समय। देखो 1942 के अराउंड आपका वर्ल्ड वॉर 2 का भी तो फेस है, वर्ल्ड वॉर 2 बाहर चल रही थी। जापान जर्मनी और इटली ने अपना एक एक्सिस बनाया था, तो वो बहुत ही ओवर पावर कर रहा था। और जापान ने चाइना को कैप्चर कर लिया था, वो धीरे धीरे करके इंडिया की तरफ भी बढ़ रहा था। इस कारण ये जो क्विट इंडिया मूवमेंट भी आया। वो जनरली बात ये है कि जापान इंडिया की तरफ इसलिए बढ़ा था कि जापान ऑब्वियसली बात है, जो दूसरी पावर थी, जो एलाइड पावर्स थे, उसमें आपके पास यूएसएसआर यानी कि रशिया, अमेरिका, ब्रिटेन एंड फ्रांस थे। अब इंडिया में तो ब्रिटेन का राज था, तो वो ब्रिटेन को भी अपने अंदर करना चाहते थे। दे वर नॉट एन एनिमी ऑफ इंडिया बट दे वर एनिमी ऑफ ब्रिटेन। इसके साथ ही आपको क्विट इंडिया रेजोल्यूशन और सिग्निफिकेंस ऑफ द मूवमेंट, कि जो क्विट इंडिया रेजोल्यूशन बना था उसके बारे में पढ़ना है। और जो क्विट इंडिया मूवमेंट था उसका आपको सिग्निफिकेंस पढ़ना है। सिग्निफिकेंस मतलब उसकी इंपॉर्टेंस को जानना है। फिर इसके बाद बहुत सिंपल चीज़ है, बहुत 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 सिंपल चीज़ है, फॉरवर्ड ब्लॉक के बारे में बस आपको पढ़ना है कि ऑब्जेक्टिव्स क्या थे। फॉरवर्ड ब्लॉक के ऑब्जेक्टिव्स पढ़ने हैं, और आईएनए के भी ऑब्जेक्टिव्स पढ़ने हैं, सिर्फ ऑब्जेक्टिव्स पढ़ने हैं। और कंट्रीब्यूशन ऑफ सुभाष चंद्र बोस, हमारे पास जो सुभाष चंद्र बोस थे, जो हमारे ग्रेट लीडर थे, उनके बस कंट्रीब्यूशन पढ़ना है कि उन्होंने क्या कंट्रीब्यूट किया। और लास्ट में आप पे हिस्ट्री का, जो इंडियन हिस्ट्री का लास्ट चैप्टर है आपके पास, इंडिपेंडेंस और पार्टीशन कैसे हुआ। इंडिपेंडेंस एंड पार्टीशन ऑफ इंडिया, आपको पहले कैबिनेट मिशन प्लान के सिर्फ क्लॉज पढ़ने। क्लॉज मतलब कि उसके जो पॉइंट्स थे, कि क्या मिशन मतलब क्या प्लान था, उनके जो पॉइंट है उन्हें क्लॉजेस बोलते हैं, उन्हें पढ़ना है। और माउंट बैटन प्लान का क्लॉजेस और एक्सेप्टेंस पढ़ना है, कि माउंट बैटन प्लान के जो भी पॉइंट्स थे आपको वो पढ़ना है। और दूसरा कि उसे एक्सेप्ट क्यों किया गया, कि वाई वाज माउंट बैटन प्लान एक्सेप्टेड, ये आपको पढ़ना है। एंड द इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट, और जो इंडियन इंडिपेंडेंस
एक्ट था, IIA था 1947 का, उसके भी आपको क्लॉजेस सिर्फ पॉइंट्स पढ़ने। तो बहुत ही आपके पास प्रिडिक्टेबल है, हिस्ट्री का सिलेबस इतना बड़ा नहीं है। आपके पास सीधा क्वेश्चन, मतलब क्वेश्चन यही तो आएगा आपके पास, और क्या आएगा कि गिव 4 क्लॉजेस ऑफ कैबिनेट मिशन प्लान, 3 क्लॉजेस ऑफ माउंटबेटन प्लान, व्हाई वाज माउंटबेटन प्लान एक्सेप्टेड। ये आपको बोर्ड ने इतना ईजी सिलेबस दिया है, आपको इसी को पढ़ना है। इसके बाद आप आ जाइए कॉन्टेम्प्रेरी वर्ड में। तो सबसे पहले आपका यहाँ पे फर्स्ट वर्ड वॉर पे चैप्टर है। फर्स्ट वर्ड वॉर में आपको क्या पढ़ना है? फर्स्ट वर्ड वॉर में देखो, सबसे पहले कॉजेस तो आपको हर जगह पढ़ना ही है। इसमें है नेशनलिज्म है एंड इम्पेरियलिज्म, दूसरा है आर्मामेंट रेस, मतलब रेस फॉर वेपन्स की रेस है ये। फिर आपको पढ़ना है डिवीजन ऑफ यूरोप की, यूरोप हमारा डिवाइड हो गया था ट्रिपल अलायंस और ट्रिपल एंटिटी में, साराजेवो क्राइसिस जो इसका इमीडिएट कॉज है। फिर इसके रिजल्ट्स पढ़ने कि इस वॉर, जो ये वॉर हुई थी वर्ल्ड वॉर, इससे क्या रिजल्ट मिला, क्या इम्पैक्ट पड़ा। सबसे पहले ट्रीटी ऑफ वर्सलिस साइन हुई थी, जिसने जर्मनी को गिल्टी प्रूव किया था। टेरिटोरियल रीअरेंजमेंट हुई थी, यानी कि टेरिटरीज चेंज हुई थी। और फॉर्मेशन ऑफ लीग ऑफ नेशंस, लीग ऑफ नेशन जो आज के ज़माने में UN के जैसा है, वो उस समय फॉर्म हुआ था। इसके बाद आपको राइज ऑफ डिक्टेटरशिप है, जो अगला चैप्टर, जिसमें आपको टोटली आपका हिटलर एंड मसोलिनी के बारे में है, मसोलिनी के बारे में है। हिटलर इन जर्मनी, मसोलिनी इन इटली। तो आपको क्या पढ़ना है? कॉजेस फॉर राइज ऑफ फासिज्म इन इटली एंड राइज ऑफ नाजिज्म इन जर्मनी। आपको बस कॉजेस पढ़ने हैं कि क्यों, आपको बस कॉजेस जानने हैं कि क्यों इटली में फासिज्म बढ़ा, बेनिटो मसोलिनी की पावर बढ़ी। और दूसरी चीज़ है कि कॉजेस जानने की क्यों जर्मनी में नाजिज्म बढ़ा, नाजी पार्टी का रूल आया और हिटलर की इतनी पॉपुलैरिटी हुई। और आपको पढ़ना है कंपैरेटिव स्टडी ऑफ मसलूनीज फासिस्ट एंड हिटलर नाजिस आइडियोलॉजी, मतलब आपको उनकी सिमिलैरिटी जाननी है। बस एक और छोटा सा टॉपिक के आपकी इस बुक की लास्ट में एक पॉइंट है उसी चैप्टर के, कि सिमिलैरिटीज बिटवीन दी आइडियोलॉजी थी, जो उनकी उनकी सोच थी, विचारधारा थी, उनमें जो सिमिलैरिटी है उन्हें आपको पढ़ना है बस। इसके साथ साथ सेकेंड वर्ल्ड वॉर भी इसी से रिलेटेड है, उसकी आपको कॉज पढ़ने हैं। इसमें बहुत कॉजेस है कि पहले डिससेटिस्फैक्शन विद ट्रीटी ऑफ वर्सलिस के कारण, राइज ऑफ फासिज्म नाजिज्म के कारण, पॉलिसी ऑफ अपीजमेंट, जापानीज इन्वेशन ऑफ चाइना, फेलियर ऑफ लीग ऑफ नेशंस एंड हिटलर इन्वेशन ऑफ पोलैंड। ये सारे आपके पास है। ये हिटलर इन्वेशन ऑफ पोलैंड आपका इमीडिएट कॉज है, ये आपको अच्छे से पढ़ना है। इसके साथ साथ ब्रीफ मेंशन ऑफ पर्ल हार्बर, जो पर्ल हार्बर में अटैक किया था, जापान ने अमेरिकन शिप्स पे अटैक किया था, जिससे अमेरिकन शिप सिंक हो गया था, उसके बारे में आपने पढ़ना है। और जब आपका ये सारे देशों ने सरेंडर कर लिया था और सिर्फ जापान बचा था, तो उनको रोकने के लिए, उनको खत्म करने के लिए उन्होंने हिरोशिमा एंड नागासाकी पे बॉम्बिंग हुई थी। सो दिस टू थिंग्स आर ऑल्सो इम्पॉर्टेंट। पर्ल हार्बर का अटैक आपको पढ़ना है, यू टू स्टडी अबाउट द अटैक ऑफ पर्ल हार्बर। और इसी के साथ साथ आपको you have to study about the atomic bombing of Hiroshima and Nagasaki. हिरोशिमा एंड नागासाकी की एटॉमिक बॉम्बिंग भी आपको पढ़नी है। और लास्ट में वही है कॉन्सिक्वेंसेस, यानी कि वॉर के जो रिजल्ट्स रहे थे, कि क्या हुआ था। डिफीट ऑफ एक्सिस पावर, ये जो एक्सिस थे हमारा टोक्यो जर्मनी और इटली का, वो खत्म हो गया था। फॉर्मेशन ऑफ यूनाइटेड नेशंस, UN हमारा फॉर्म हुआ, और आज तक UN अड़ा हुआ है, बना हुआ है। और कोल्ड वॉर की जो स्थिति हुई थी, बिकॉज देयर वाज कम्युनिज्म एंड कैपिटलिज्म, US एंड USSR का रूल था। फिर आपको UN पढ़ना है। UN में आपको कुछ नहीं पढ़ना, सिंपल है, बस ऑब्जेक्टिव्स ऑफ UN पढ़ने, UN के ऑब्जेक्टिव पढ़ने हैं। एंड दी कंपोजिशन एंड फंक्शन, सिर्फ कंपोजिशन की कौन कौन उसमें लोग हैं, और फंक्शन किसके, जनरल असेंबली के, सिक्योरिटी काउंसिल के, और ICJ के, इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस के। आपको सिर्फ फंक्शन पढ़ने हैं और साथ ही साथ आपको इनके कंपोजिशन पढ़ने हैं। एक मैं आपको बहुत इंपॉर्टेंट चीज देता हूँ, कहीं भी आपके पास अगर ऐसे फंक्शन आए, ये आए, तो आप क्या कर लीजिए, आपके एग्जाम में कोई क्वेश्चन जो भी आता है सेक्शन बी में, वो 3 से 4 नंबर का आता है। तो आप हर किसी टॉपिक में आपको 8-9 फंक्शन दिए रहते हैं, आप 6 फंक्शन अच्छे से प्रिपेयर कर लीजिए, 5-6 फंक्शन, डेफिनेटली आपके लिए बहुत हेल्प मिलेगी इसमें। इसके बाद आपको बस एजेंसीज के बारे में पढ़ना है, जितनी भी एजेंसीज है UN की, जैसे यूनिसेफ है, चिल्ड्रन के होती है, जो डिपेंड करती है, बच्चों के लिए बनी है। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन एंड यूनाइटेड नेशन एजुकेशनल साइंटिफिक कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन है, इनके सब आपको फंक्शंस पढ़ने। इनमें भी आपके पास हर टॉपिक में 8 से 9 फंक्शंस है, आपको बस 5 से 6 ही फंक्शन पढ़ने हैं। ये ट्रिक मैं अगली वीडियो में बताने वाला था, लेकिन मैंने इसे यहाँ भी इंक्लूड कर लिया। इसके बाद आपको नैम पढ़ना है, नॉन अलाइन मूवमेंट। जिन्होंने किसी भी ग्रुप को ज्वाइन नहीं किया, वो 2 ग्रुप्स थे, एक था कैपिटलिस्टिक ब्लॉक था, एक
कम्युनिस्ट ब्लॉक था। तो जिन्होंने कहीं ज्वाइन नहीं किया, जो न्यूट्रल रहना चाहते थे, वो नैम में ज्वाइन हुए। इसमें आपको इसकी बस ब्रीफ मीनिंग पढ़ना है कि क्या होता है नैम। आपको इसके ऑब्जेक्टिव पढ़ने हैं, इसमें भी 8-9 ऑब्जेक्टिव है, आप पढ़ लेना। पंचशील के बारे में पढ़ लेना। पंचशील इज दी 5 पैक्ट और 5 ट्रीटी टाइप है, 5 पॉइंट्स ऑफ ट्रीटी बिटवीन इंडिया एंड चाइना। इंडिया और चाइना के बीच में ये ट्रीटी हुई है 5 पॉइंट्स की, आपको पढ़ना है। रोल ऑफ जवाहरलाल नेहरू, जवाहरलाल नेहरू ने क्या काम किया था नैम के लिए, नॉन अलाइंड मूवमेंट के लिए जवाहरलाल नेहरू ने क्या काम किया था, और नेम ऑफ आर्किटेक्ट। आपको नैम के जो तीनों आर्किटेक्ट है, तीनों जो मेन इंसान है जिन्होंने नैम बनाया था, उनको आपके नाम याद करने हैं। पहला है हमारे पास नेहरू, जवाहरलाल नेहरू, फिर है गमल अब्दुल नासिर, गमल अब्दुल नासिर, थोड़ा आप स्पेलिंग देख लेना, और एक था मार्शल जोसेफ ब्रोस टीटो। ये 3 लोग आपको आर्किटेक्ट्स है आपके पास नैम के। इतना आपके पास कंटेम्प्रेरी वर्ड का सिलेबस खत्म हुआ, और ये पूरा आपका हिस्ट्री का पोर्शन होता है। अब आ जाइए सिविक्स पे। सिविक्स पे तो आपको क्या पढ़ना है, 3 पार्ट है सिविक्स के, जैसे हमारे कॉन्स्टिट्यूशन ने बोला है, देयर विल बी 3 पिलर्स ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन विच आर लेजिस्लेचर, लॉ मेकिंग, एग्जीक्यूटिव, लॉ इम्प्लीमेंटिंग, एंड जुडिशरी, जो लॉ को चेक करता है, चेक बनाए रखता है। सबसे पहले आपको समझना है कि क्या पढ़ना है। यूनियन लेजिस्लेशन में आपको बस इंडिया के फेडरल सेटअप के बारे में पढ़ना है कि हाउ इंडिया इज अ फेडरल कंट्री, उसके बारे में थोड़ा सा, इंडिया के फेडरलिज्म के बारे में थोड़ा सा पढ़ना है। इसके साथ पहले आपके पास लोकसभा में क्या पढ़ना, लोकसभा का टर्म पढ़ना है, कितने समय तक होता है, लोकसभा कंपोजिशन के कितने लोग का स्ट्रेंथ लोकसभा की कितनी है, क्वालिफिकेशन पढ़ना है आपको इसके बारे में। इसके कुछ प्रोसीजर्स पढ़ने हैं, पार्लियामेंट्री प्रोसीजर की क्या प्रोसीजर होते हैं, जैसे कि सेशंस क्या है, कोरम, क्वेश्चन आर, एडजमेंट मोशन है, नॉन कॉन्फिडेंस मोशन, इन सबको पढ़ना है। और आपको क्या पढ़ना है, स्पीकर की, आपको स्पीकर के इलेक्शन और फंक्शन की, स्पीकर कैसे इलेक्ट किया जाता है, फंक्शन क्या है, इतना पढ़ना है। फिर राज्यसभा के बारे में आपको इसका कंपोजिशन, क्वालिफिकेशन फॉर मेंबरशिप, इलेक्शन, टर्म, एंड हु इज द प्रिसाइडिंग ऑफिसर। प्रिसाइडिंग ऑफिसर हमारे वाइस प्रेसिडेंट होते हैं, ये पढ़ना है। साथ ही साथ आपको दोनों हाउस का, यू हैव टू स्टडी बोथ हाउस के बारे में आपको क्या पढ़ना है, पावर्स एंड फंक्शंस ऑफ यूनियन पार्लियामेंट। ये मतलब ये दोनों हाउस के फंक्शन है, क्या है, लेजिस्लेटिव फंक्शन है कुछ, लॉ मेकिंग, फाइनेंशियल मतलब रिलेटेड टू मनी एंड बजट, जुडिशियल, इलेक्ट्रल, अमेंडमेंट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन एंड कंट्रोल ओवर एग्जीक्यूटिव, ये सारे फंक्शन है। और एक्सक्लूसिव पावर ऑफ 2 हाउसेस। एक्सक्लूसिव पावर का मतलब है कि 2 हाउस होते हैं आपके पास, लोकसभा एंड राज्यसभा है, उनकी कुछ ऐसी पावर्स है, ऐसी जो प्रॉपर्टीज है जो एक ही हाउस में होती है। फॉर एग्जाम्पल एक मनी बिल करके चीज होती है, मनी बिल मतलब लॉ पास करने के लिए एक बिल पहले पास किया जाता है, दैट कैन ओनली बी इंट्रोड्यूस्ड इन लोकसभा। वैसे ही राज्यसभा इज ऑलवेज परमानेंट हाउस, इट कैन नेवर बी डिसॉल्व्ड। ऐसे बहुत सारी फंक्शंस है। इसके बाद आपको एग्जीक्यूटिव में पढ़ना है, पहले आपको प्रेसिडेंट में पढ़ना है। प्रेसिडेंट में यू हैव टू स्टडी अबाउट क्वालिफिकेशंस, क्वालिफिकेशन क्या है फॉर इलेक्शन, एंड इलेक्टोरल कॉलेज के बारे में आपको पढ़ना है। मींस इलेक्टोरल कॉलेज इज स्पेशल टाइप ऑफ इलेक्टोरल रोल जो कि प्रेसिडेंट और वाइस प्रेसिडेंट के इलेक्शन के लिए बनाया जाता है, क्योंकि उनका डायरेक्ट इलेक्शन नहीं होता। वी डू नॉट गिव वोट व्हेन देयर इज अ प्रेसिडेंट इलेक्शन। हमारे जो इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स होते हैं वो वोट देते हैं, तो ये इनडायरेक्ट टाइप का इलेक्शन होता है। रीजन है कि क्यों इनडायरेक्ट इलेक्शन होता है, उनका टर्म ऑफ ऑफिस एंड प्रोसीजर ऑफ इम्पीचमेंट। इम्पीचमेंट मतलब महाभियोग होता है। इसका मतलब है कि अगर आपको, मतलब आपका अगर प्रेसिडेंट या वाइस प्रेसिडेंट अगर कुछ if they are not working according to constitution and if they are working on their own will, then you can remove them by this process of impeachment. फिर प्रेसिडेंट की पावर के बारे में पढ़ना है, एग्जीक्यूटिव पावर, लेजिस्लेटिव, फाइनेंशियल, जुडिशियल, डिस्क्रिशनरी एंड इमरजेंसी। आपको 3 टाइप्स की इमरजेंसी पढ़नी है। पहले आपके पास जनरल असेंबली है जो कि पूरे देश में अप्लाई होती है। दूसरी है आपके पास ब्रेक डाउन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनल मशीनरी, जो स्टेट इमरजेंसी होती है, जिसे हम प्रेसिडेंट रूल भी बोलते हैं किसी स्टेट में। और थर्ड आपकी फाइनेंशियल इमरजेंसी होती है। उसी के साथ साथ आपको अब अगला है वाइस प्रेसिडेंसी में ही है। वाइस प्रेसिडेंट छोटे से टॉपिक है, आपको बस क्वालिफिकेशन पढ़ने हैं, टर्म ऑफ ऑफिस और थोड़ा थोड़ा पावर पढ़ने हैं। बस पावर उनके वही है बस कि दे वर्क्स ऑन बिहाफ ऑफ प्रेसिडेंट। कभी अगर प्रेसिडेंट ऑफिस में ना रहे, बीमार हो, या इन केस ऑफ प्रेसिडेंट डेथ, वाइस प्रेसिडेंट टेक इट्स चार्ज। थोड़ा टेम्पररी अमाउंट के लिए दे टेक प्रेसिडेंट का चार्ज। एंड दूसरा उनकी पावर है कि दे आर दी लीडर ऑफ, और यू कैन सी द प्रिसाइडिंग ऑफिसर ऑफ एंड द एक्स ऑफिशियो चेयरमैन ऑफ राज्यसभा। फिर आपको प्राइम मिनिस्टर के बारे में पढ़ना है, प्राइम मिनिस्टर और उनके काउंसिल मिनिस्टर्स के बारे में पढ़ना है कि कैसे, हाउ देर अपॉइंटेड, प्राइम मिनिस्टर कैसे अपॉइंट किया जाता है, फॉर्मेशन ऑफ काउंसिल मिनिस्टर्स, काउंसिल मिनिस्टर कैसे बनते हैं, उनका
टेन्योर क्या होता है, कितना टर्म होता है, फंक्शंस मेन इसमें कि पॉलिसी मेकिंग में, एडमिनिस्ट्रेशन में, लेजिस्लेटिव, फाइनेंशियल इमरजेंसी, ये सब आपको पढ़ना है, इनके फंक्शंस। फिर आपको क्या पढ़ना है, पोजीशन एंड पावर्स ऑफ प्राइम मिनिस्टर। प्राइम मिनिस्टर की जो पोजीशन है और पावर है वो क्या है, मीनिंग मतलब प्राइम मिनिस्टर के पास जितनी भी पावर है वो क्या क्या है, आपको इसके बारे में पढ़ना है। कलेक्टिव एंड इंडिविजुअल रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द मेंबर्स ऑफ कैबिनेट, मतलब कैबिनेट के मेंबर्स की एक कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, सबकी आपस में रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि सब एक दूसरे को हेल्प करेंगे अपने वर्किंग में। और इंडिविजुअल मतलब कि कोई भी अगर मेंबर है वो इंडिविजुअली अपने डिपार्टमेंट के लिए फिर ऐसे कुछ है, इसमें अपने लिए खुद रिस्पॉन्सिबल होता है। नाउ द डिफरेंस बिटवीन काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स एंड कैबिनेट, ये तो बहुत ही मस्त एंड शॉर्ट क्वेश्चन है, तो आता ही आता है। काउंसिल ऑफ मिनिस्टर और कैबिनेट में फर्क क्या है। इसके बाद जुडिशरी टॉपिक है जो हमारे लॉ में है, कोर्ट्स है हमारे जितने भी। सुप्रीम कोर्ट है, सुप्रीम कोर्ट का कंपोजिशन की कितने जजेस होते हैं सुप्रीम कोर्ट में, क्वालिफिकेशन ऑफ जजेस की कौन जज बन सकता है सुप्रीम कोर्ट का, कैसे हाउ देयर अपॉइंटेड, इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी फ्रॉम द कंट्रोल ऑफ एग्जीक्यूटिव एंड लेजिस्लेचर, कि इसमें ऐसा बोला गया है कि जुडिशरी हमारी टोटली लेजिस्लेचर यानी लोकसभा, राज्यसभा और एग्जीक्यूटिव, प्राइम मिनिस्टर, प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट के कंट्रोल से टोटली अलग है। जुरिस्डिक्शन एंड फंक्शन की उनके फंक्शंस क्या है कि क्या क्या काम हमारे सुप्रीम कोर्ट करता है, जुरिस्डिक्शन की किस तरह के वो अपने वर्डिक्ट पेश कर सकते हैं। जैसे ओरिजिनल होता है जुरिस्डिक्शन, एप्लीएट होता है एडवाइजरी, रिवाइजरी, जुडिशियल रिव्यू एंड कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड, एनफोर्समेंट ऑफ फंडामेंटल राइट्स एंड रिट्स, मतलब फंडामेंटल राइट्स कैसे एनफोर्स होता है, मीन्स कैसे दे आर, मीन्स हाउ सुप्रीम कोर्ट रिस्पॉन्सिबल फॉर मेंटेनिंग द फंडामेंटल राइट्स ऑफ पीपल एंड रिट्स होता है, आपके पास 4 रिट्स है, ये कुछ फंडामेंटल राइट्स पे डिपेंडेंट है। इसके बाद आपके पास बस लास्ट है हाई कोर्ट के बारे में। हाई कोर्ट के बारे में आपको मतलब लास्ट टॉपिक है हाई कोर्ट और उससे छोटे यानी कि सबऑर्डिनेट कोर्ट्स। हाई कोर्ट में भी सेम है, कंपोजिशन, क्वालिफिकेशन ऑफ जजेस, अपॉइंटमेंट, जुरिस्डिक्शन, फंक्शंस, इसमें भी सेम है, ओरिजिनल, एपीलिएट, रिवाइजरी, जुडिशियल रिव्यू, कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड, सब सेम है यहाँ पे। एनफोर्समेंट ऑफ फंडामेंटल राइट्स एंड रिट्स, यहाँ पे ये भी टॉपिक लगभग सेम है एज सुप्रीम कोर्ट। एंड लास्ट आपके पास यहाँ पे थोड़ा यहाँ पे ऊपर हो गया था इसलिए आई विल रब दिस फॉर यू। यहाँ पे आपके पास सबऑर्डिनेट कोर्ट है, ये भी हाई कोर्ट के अंदर ही एक टॉपिक है, उसी चैप्टर में है कि दीज आर द कोर्ट्स विच आर रैंक्ड बिलो देन हाई कोर्ट। इसमें आपको क्या पढ़ना है, सबऑर्डिनेट कोर्ट्स यानी कि छोटी कोर्ट्स की डिस्टिंक्शन बिटवीन द कोर्ट ऑफ डिस्ट्रिक्ट जज और सेशन कोर्ट। आपको एक डिस्ट्रिक्ट कोर्ट होती है नॉर्मल कोर्ट, इसमें जो नॉर्मल मामले आते हैं, और एक सेशंस कोर्ट होती है हमारे पास हाई कोर्ट से सबऑर्डिनेट यानी कि छोटे लेवल पे। सेशंस कोर्ट में आपके जितने भी क्रिमिनल केसेस आते हैं वो वही आते हैं, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में आपके नॉर्मली सिविल केसेस यानी कि नॉर्मल केसेस आते हैं। इसी के साथ साथ आपको एक लोक अदालत पढ़नी है, उनकी मीनिंग और एडवांटेज, लोक अदालत क्या होती है और लोक अदालत से क्या फायदे होते हैं। सो दिस वॉज योर सिलेबस, इतना ही आपको पढ़ना है, इसके अलावा कुछ नहीं पढ़ना है आपने। ये जनरली ये वीडियो आपके लिए मीन्स जनरली ये वीडियो टॉपर्स के लिए है, और इनफैक्ट ये वीडियो टॉपर्स नहीं सभी के लिए है। तो मेरी आगे की वीडियोस आएगी वो जनरली थोड़ी ऐसे है कि जैसे किसी ने इन केस इफ़ यू हैवंट स्टडीड, इफ़ यू हैव स्टडीड हाफ सिलेबस 60-70-80% नॉट कॉन्फिडेंट इनफ, तो आप उन वीडियोज़ को और अच्छे से देख सकते हैं, आप उन वीडियो का इंतजार कीजिए। तब तक के लिए मैंने आपको सब कुछ बता दिया है, इसमें आपको क्या पढ़ना है, क्यों पढ़ना है, कैसे पढ़ना है, एंड दैट्स इट। तब तक के लिए ऑल दी वेरी वेरी बेस्ट। अभी ये कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ है, अभी मैं आपको बताऊंगा, यही वो इंपॉर्टेंट चीज़ है अगली वीडियो में। सो टिल देन कीप स्टडिंग, थैंक यू वेरी मच एंड वी विल डू इट।